नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने वाले हर शख्स का 72 घंटे के भीतर कराएं टेस्ट। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने दिया महामारी पर काबू पाने का नया मंत्र। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से हुई मृत्यु। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत क्रिटिकल। सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर। कोरोना से भी ग्रसित। इधर देश में कुल कोरोना संक्रमण 23 लाख के करीब। अच्छे ग्लोबल संकेतों से निफ्टी 5 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी बैंक में भी लगातार छठे दिन जारी रही तेजी। आज मेटल शेयरों में भी दिखी रफ्तार। लॉकडाउन खुलने का आईआईपी में दिखने लगा असर। जून की आईआईपी -16.6%। मई की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी समेत सभी सेक्टर्स में आंकड़े कुछ सुधरे। अब सरकारी बैंक भी होंगे महारत्न और नवरत्न। बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थाओं को कामकाज में आजादी देने के लिए ऐसे ही खास कदम उठाने की तैयारी में सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। रिया चक्रवर्ती से फिर ईडी ने की पूछताछ। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ, पूर्व सीए श्रुति मोदी, रिया के सीए रितेश शाह से भी सवाल। सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ संभव। पार्टी तय करेगी पोस्ट और काम। सुलह के बाद सीएनएन न्यूज 18 के साथ सचिन पायलट का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा, जनता से किया वादा पूरा करना पहली प्राथमिकता। कोरोना को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को एक मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले हर शख्स का 72 घंटे के भीतर हर हाल में टेस्ट कराया जाए। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े हुए थे। मीटिंग की सभी डिटेल हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय देंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में क्या कुछ कहा। मुझे विश्वास है कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में सारे कांटेक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु हैं, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। और अब चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, 10 राज्य खास तौर पर फोकस में है और एक नया मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। क्या कोरोना पर एक नई रणनीति दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की तो दरअसल उसी रणनीति को आगे बढ़ाना उसका मूल मकसद था। और उस पूरे बातचीत के दौरान जो राज्यों से फीडबैक लिया और प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, मुझे लगता है 3 बातों पर फोकस होगा। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, कोरोना मरीज के संपर्क में आता है, जल्द से जल्द उस व्यक्ति की पहचान की जाए। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 72 घंटे के भीतर भीतर उस व्यक्ति की पहचान हर हाल में कर लीजिए और फिर उस व्यक्ति की टेस्टिंग कर लीजिए। टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट कर लीजिए। तो एक मंत्र यह है कि आप 72 घंटे के भीतर हर हाल में ऐसे लोगों की पहचान करिए। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने भी माना कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग की सुविधा और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जरूरत है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। तो वहां पर वो चाहते हैं टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। तो वो टेस्टिंग की संख्या आप देखेंगे बहुत जल्द बढ़ती हुई दिखेगी। तीसरी
तीसरी चीज कि पूरे देश भर में कोरोना फैला है, पूरा देश इसकी चपेट में है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है कुल मिला के 10 राज्य हैं जिसमें पूरे कोरोना मरीजों की 80% संख्या उसी 10 राज्य में है। तो वो 10 राज्य अगर काबू पा लेते हैं तो पूरे देश भर में इसको फैलने से रोका जा सकता है। और इसका लक्ष्य भी रखा गया कि बहुत जल्द से जल्द 1% से भी कम जो है मृत्यु दर कोरोना मरीजों की हो जाए। ये एक कम से कम राहत वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली वाला मॉडल की चर्चा काफी देर तक प्रधानमंत्री ने इस बैठक में की। दिल्ली मॉडल पर तर्ज पे जो है आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी कोरोना मरीजों पर काबू पाने की कोशिश होगी। हालांकि जवाब में राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि पूरे देश भर में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि ऐसे महामारी से निपटा जाए। तो मुझे लगता है कि आगे की रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी। जी, तो ये अहम बैठक कोरोना पर। लक्ष्मण जी आपके पास फिर से आएंगे एक्सक्लूसिव खबर के लिए, लेकिन अभी खबरों में आगे बढ़ते हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 70 वर्षीय राहत इंदौरी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इंदौर के श्री औरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मुताबिक उन्हें 60% निमोनिया भी था, साथ ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके चलते उन्हें लाइफ सेविंग मशीन वेंटिलेटर पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि अपनी शायरी से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राहत इंदौरी का निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इधर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत गंभीर है। दिल्ली में सर्जरी के बाद वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। फिलहाल वो दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और अब लेते हैं देश का कोरोना अपडेट। करीब 23 लाख केसेस हो चुके हैं भारत में। बीते 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। हालांकि पिछले 4 दिन में ये पहली बार है जब रोजाना मरीजों का नंबर घटा है, कम हुआ है। वहीं रूस से दुनिया की पहली वैक्सीन बनने का दावा सामने आ रहा है। वहीं भारत में साल के अंत तक वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद है। तो अब अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमें बताएंगे। आलोक, ये बताइए कि आज क्या बड़ी खबरें हैं देश में कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है कि जो तादाद है 53,600 मामले आए हैं। ये एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार 60,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे। और रही बात रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट भी 70% हो गया है और डेथ रेट यानी मृत्यु दर 2% से नीचे आ गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की उसमें लक्ष्य जो रखा है वो 1% से कम लाने का लक्ष्य रखा है। अगर दूसरी तरफ बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन को लेकर जिस तरह से रशिया में दावा किया गया, खुद वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया है, तो माना जाना चाहिए कि ये बिल्कुल दावा सत्य है। और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन की बात है वो बिल्कुल वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पुष्टि की है। और पहली जो वैक्सीन है राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को ही लगाया गया है। तो इस मामले को लेकर यह आश्वस्त हुआ जा सकता है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो कारगर है। अब उसको लेकर यहां पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाई गई है भारत सरकार की तरफ से, उसकी कल बैठक होने वाली है। उसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से रशिया के साथ हमारा गठबंधन है, किस तरह से करार किया जाए, और अगर वहां से उसके सैंपल्स मिलते हैं वैक्सीन के, तो देश में उसके बड़े पैमाने पर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, इन सब मुद्दों पर कल नेशनल हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाई गई है उसकी चर्चा होगी। और खास तौर से जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात करें, तो प्रणब मुखर्जी को लेकर अभी एक माना जा रहा है कि स्थिति उनकी क्रिटिकल है और जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती हैं। ब्रेन सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से ही उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और साथ ही साथ उनको कोरोना हो गया है। तो ऐसे में कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि के बाद एक तरह से बहुत ही स्थिति एक तरह से क्रिटिकल है और डॉक्टर्स उन लगातार नजर रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि उनकी स्थिति में कब तक सुधार आता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की जो आखिरी बुलेटिन आई थी उसमें बताया गया था कि उनको वेंटिलेटर में रखा गया है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। तो ये तमाम डॉक्टर्स वहां के ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चलिए आलोक, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम दोबारा आएंगे एक और खबर के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना में बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हुआ है। 5 महीने के बाद स्कूलों के सितंबर में भी खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है।
इधर लोकल सर्किल के एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि 58% पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। क्या कहता है ये पूरा सर्वे, समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट के पास। विपिन जी, ये बताइए, लोकल सर्किल का सर्वे, उसका फोकस क्या है और क्या है इस सर्वे के मेन फाइंडिंग्स? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल कि क्या देश में स्कूल खुलने चाहिए। देखिए, एक भावनात्मक प्रश्न भी है, क्योंकि माता पिता को अगर सबसे ज्यादा किसी की चिंता होती है तो वो अपने बच्चों की होती है, और ऐसे में कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से उसके बच्चे पर कोई खतरा आए। और इस समय हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं जहां रोज संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्कूल का खुल जाना, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां संक्रमण को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल सर्वे क्या कहता है, 58%। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये नंबर 58% भी कैसे आया। शायद इसको 70, 80 या 90% के आसपास होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि 33% पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ स्कूल खुलने चाहिए। 9% ऐसे भी रहे जो ये बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ खास आइडिया नहीं है या वो क्लियर नहीं है कि खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी 58% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, स्कूलों को अभी नहीं खुलना चाहिए। सर्वे के कुछ और फाइंडिंग्स है, वो भी हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि क्या कारण है कि लोग मानते हैं कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ बिल्कुल, बच्चों को स्कूल में आप भेजेंगे, अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, इतने सारे बच्चे, उनकी क्लासेस, फिर वो वहाँ लंच भी करेंगे, वो बाथरूम्स भी यूज़ करेंगे, क्या आप वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे? और फिर जब वही बच्चे लौट के आएंगे तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी रिस्क होगा। 47% लोग मानते हैं कि इसलिए ये कारण है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। 13% और 9% अलग अलग ये कैटेगरी में अगर हम बांट के देखें तो वो मानते हैं कि हाँ भाई, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया या बच्चों को लेकर रिस्क है, इसलिए स्कूल नहीं खोलना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पॉइंटर्स अलग अलग हैं। कोरोना के केस बढ़ेंगे 5%, ऐसा भी लोग मानते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, जो कि इस समय अगर कहें तो थोड़ा हेडेक भी हो गई है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी। कंप्यूटर पे दिन भर या लैपटॉप पे दिन भर आंखें गड़ा के पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन 2% लोग ही हैं जो उसे सही मान रहे हैं। स्कूल खुले तो विरोध नहीं, ऐसे 23% लोग हैं। तो घुमा फिरा के अलग अलग प्रश्नों में बात आ रही है, लेकिन जो मैंने कहा कि 58% का जो आंकड़ा है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं खुलने चाहिए। हालांकि फिर भी ये बड़ी बात है कि 33% के करीब लोग ये मान रहे हैं कि खुल जाना चाहिए। क्या आगे चलते हुए ज्यादा लोग ऐसा सोचेंगे, ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बच्चों को लेकर स्कूल में रिस्क तो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, ये रोचक और बहुत ही काम की जानकारी बताने के लिए। और लॉकडाउन खुलने पर आईआईपी पर भी कुछ असर दिखने लगा है। हालांकि अभी भी ये नेगेटिव जोन में है और जून की आईआईपी -16.6% है, लेकिन यह अनुमान से बेहतर है। अभी -22% आईआईपी का अनुमान था। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -17.1% रही है, तो वहीं माइनिंग सेक्टर ग्रोथ भी -19.8% पर आई है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ -36.9% है और प्राइमरी गुड्स ग्रोथ -14.6% रही है। मई के इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े में संशोधन किया गया है। मई आईआईपी ग्रोथ -33.9% पर रही है। पिछले साल आईआईपी जून के महीने में 1.3% की दर से बढ़ी थी। और अब बात बाजार की। आज एक और सेशन खरीदारी के नाम रहा। निफ्टी 52 अंक चढ़कर 11,323 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। आज ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत मिले, जिससे भारतीय बाजारों में भी तेजी का रुझान रहा। मेटल शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी रही, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। पूरे अपडेट के साथ सुमित मेहरोत्रा हमसे जुड़ गए। सुमित, ये बताइए आज की बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, लगातार छठा सत्र जबकि भारतीय बाजार आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और एक अच्छी तेजी में मार्केट्स बंद भी हुए। हालांकि आज की तेजी बहुत ज्यादा ब्रॉडर बेस्ड बाइंग नहीं थी, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वहां पर फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन प्राइवेट बैंक्स आज बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेटल में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे थे। अब तक जो सेक्टर तेजी के साथ कामकाज करके गए, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हुआ, आईटी हुआ, उनमें आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली। स्पेशली फार्मा, कई शेयर तो करीब 5 से 10% तक नीचे लुढ़क कर बंद हुए एक जोरदार तेजी के बाद। लेकिन मेजरली मार्केट्स में खरीदारी रही और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे जो बैंक्स थे, वहां से कुछ हद तक अच्छा पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा।
और अगर पूछें कि किन सेक्टर्स या किन शहरों में सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिला, तो देखिए, पहले तो मेटल और बैंकिंग ये दोनों आज के लीड परफॉर्मर रहे, चाहे मिड कैप हो या फ्रंटलाइन हो। सबसे पहले निफ्टी गेनर्स में जी एंटरटेनमेंट का पहला नाम शुमार है, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक और बीपीसीएल, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज श्री सीमेंट का नाम रहा, नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर रहा। टाइटन एक और नंबर के बाद दबाव वाला शेयर। इसके अलावा यूपीएल और सिप्ला कल की जोरदार तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग। साथ ही साथ मिड कैप गेनर में आईडीएफसी फर्स्ट, आईबी हाउसिंग, यूनियन बैंक और जेएसपीएल, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी, और सभी मेटल और बैंकिंग स्पेस से आते हुए। मिड कैप लूजर्स में आइडिया, भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स और माइंड ट्री कुछ नाम जहां पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। एफ&ओ गेनर्स में भी आज आईडीएफसी फर्स्ट लीड कर रहा था, इंडियाबुल्स हाउसिंग, जी एंटरटेनमेंट और जेएसपीएल, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर्स में टोरेंट फार्मा लीड करते हुए एक जोरदार बिकवाली, करीब 1.5 लो के आसपास ये शेयर बंद हुआ। श्री सीमेंट, आइडिया और इन्फो एज, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बैंकिंग गेनर्स में आज तेजी रही, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, एक्सिस बैंक में, इंडसइंड बैंक में, आरबीएल बैंक में, और मेटल में आज वेल्सपन, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू और हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। आखिरी में आज प्रॉफिट टेकिंग रही फार्मास्यूटिकल में, टोरेंट फार्मा, लॉरस, कैडिला, सिप्ला, इन सब में बिकवाली रही। और साथ ही साथ रिजल्ट्स का इंपैक्ट जहां देखने को मिला उसमें मदरसन सुमी, टाइटन, बॉश या फिर इंडिगो रेमेडीज जैसे शेयर थे जहां पर काफी हद तक रिजल्ट्स का नंबर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित मार्केट के पूरे अपडेट के लिए। और बहुत जल्द आपको महारत्न और नवरत्न बैंक भी देखने को मिलेंगे। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थाओं को कामकाज में आजादी देने के लिए सरकार ऐसे ही खास कदम उठाने की तैयारी में है। पूरी खबर के लिए एक बार फिर से चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सरकारी बैंकों को रत्न देने की तैयारी क्या है, इससे किस तरीके का फायदा हो सकता है? देखिए, दरअसल जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाता है, वैसे ही अब बैंकों को भी यह दर्जा दिया जा सकता है। उनको महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना का दर्जा मिल सकता है सरकारी बैंकों को। और इसको लेके वित्त मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बहुत जल्दी इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन जो बैंकों को रत्न का दर्जा दिया जाएगा, जिस बैंक का टर्नओवर जितना अच्छा होगा, जिस बैंक का मुनाफा जितना अच्छा होगा, उसके हिसाब से उनको बड़ा रत्न दिया जाएगा। यानी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले बैंक को महारत्ना, उससे नीचे वाले को नवरत्ना, फिर उसके नीचे वालों को मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये रत्न का दर्जा जो है उपाधि मात्र नहीं होगा। दरअसल इससे क्या होता है कि जिसको जिस तरीके का दर्जा दिया जाता है उतना ही ज्यादा उनको काम करने की आजादी मिलती है। मान लीजिए, जब महारत्ना का दर्जा जिस बैंक को दिया जाएगा उसको काम करने की आजादी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे जिसको जिस स्तर का दर्जा दिया जाएगा उतने काम करने की आजादी मिलेगी। काम करने की आजादी का मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को खुद मंजूरी ले सकेंगे, सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने कमर्शियल डिसीजन खुद ले सकेंगे, सरकार की दखलंदाजी बिल्कुल इसमें नहीं होगी। और इसको लेकर आपको याद होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व सीएमडी थे खंडेलवाल साहब, उन्होंने एक कमेटी को हेड किया था। उन्होंने इसकी सिफारिश काफी पहले की थी, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। अब सरकार उसको लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही सरकार जो है बैंक जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ई-सॉप देने की भी तैयारी कर रही है। यानी जिस अधिकारी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको ई-सॉप दिया जाएगा, यानी उनका बैंक का शेयर दिया जाएगा। और इन सब प्रस्तावों का मूल मकसद यह है कि सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस बेहतर किया जाए, उनके कामकाज को और ज्यादा सुधारा जाए। यह खासतौर से उन बैंकों के लिए होगा जिसको सरकार अपने पास रखना चाहती है। जी हां, सरकार कम से कम 5 से 6 बैंक अपने पास रखना चाहती है। उन्हीं बैंकों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जो मर्जर के बाद जो बैंक सरकार के पास बचे हुए हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी, दो तमाम अहम खबरें बताने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सक्लूसिव खबर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 4 में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनेगी और इस पर करीब 1,30,000 करोड़ का खर्च आएगा। हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि योजना अगले साल शुरू होगी, लेकिन 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी इसकी डिटेल्स बता सकते हैं। और पूरी खबर के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास एक बार फिर से। आलोक, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, क्या डिटेल है इस योजना की आपके पास? देखिए, सरकार की मंशा ये है कि जो ग्रामीण इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वहां में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको बूस्ट मिले और इससे रूरल इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़े। इसी के तहत सरकार ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का फेज 4 है उसको लॉन्च करने की योजना बनाई है। उसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट
तैयार हो रहे हैं और उसको इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। और जहां तक इसकी लॉन्चिंग की बात है तो अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा और 7 साल का टाइम रखा गया है। ज्यादातर फोकस होगा जो बॉर्डर एरिया वाले स्टेट्स हैं वहीं पर, क्योंकि 1.5 लाख किलोमीटर की सड़क बननी है तो कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हीं इलाकों में इसका जाल बिछाया जाए जिससे कि स्ट्रेटेजिक इससे फायदा भी सरकार को मिले। इसके अलावा जो ये पूरी की पूरी योजना है इसके बारे में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किला से 15 अगस्त को संबोधन करेंगे तो इसके बारे में एक रोड मैप पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि करीब 1,30,000 करोड़ रुपया इसके तहत खर्च होगा। तो सीधे सीधे ये एक रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा और मनरेगा के तहत जो सड़क का निर्माण होता है, जो लोकल वहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर भी काफी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जन्माष्टमी का वक्त है लेकिन त्योहारों पर भी कोरोना का साया है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी एहतियात के साथ मनाने की तैयारियां हो रही है। किस तरह के इंतजाम है इस्कॉन मंदिर दिल्ली में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। कोरोना के माहौल के बीच मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की किस तरह की तैयारी की जा रही है, कौन से एहतियात है यहाँ पर खास तौर पर बरती जा रही है, ये जानने के लिए मैं आ गई हूँ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में बने इस्कॉन टेम्पल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मशहूर इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पर देश दुनिया से लोग हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, उनकी लीला में मग्न होने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का माहौल है तो भक्तों की संख्या को काफ़ी सीमित किया गया है। मुख्य मंदिर के परिसर में अब मैं आ गई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पूरे परिसर को सजाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2020 इस तरह की पूरी सजावट को तैयार किया जा रहा है भक्तों के स्वागत के लिए, जो लोग यहाँ पर आएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ भगवान कृष्ण के दर्शन। यही वो दर्शन है जिसे पाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आते हैं। इस बार जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर साल जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के इस मुख्य मंदिर को सजाने के लिए थाईलैंड, मलेशिया से खास तरह के फूलों को मंगवाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन तैयारी में कोई कमी ना हो इसके लिए आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे महिलाएं हैं फूलों की माला बना रही हैं। ये जो फूलों की माला तैयार की जा रही है, इन्हीं मालाओं से भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जाएगा, उन्हें सजाया संवारा जाएगा। जो भी भक्त यहाँ पर आता है वो मग्न हो जाता है। हरे राम हरे कृष्ण की ध्वनि यहाँ पर आप जब भी आएंगे इस तरह की ध्वनि, इस तरह के भजन आप यहाँ पर सुनेंगे और भक्ति का माहौल हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ये बताएं, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कोरोना के लिहाज से आपको लगता है कि कुछ बदलाव किए जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है। देखो ये गैप रखा हुआ है, मास्क पहनते आते हैं और जितने लाखों लोग आते थे मंदिर में अब सिर्फ 1000 लोग आ पाएंगे बस। जाते जाते आपको एक खास बात बताना चाहूँगी। भगवान के प्रसाद के तौर पर हर साल यहाँ पर 5000 से ज़्यादा अलग अलग व्यंजन भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार 500 के करीब ही व्यंजनों को यहाँ पर लगाया जाएगा। 56 भोग ज़रूर तैयार किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। इन्हीं दर्शनों के साथ हम अपने सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और यही कहेंगे कि अगर आप भी मंदिर में जा रहे हैं इस मौके पर तो ज़रूर सावधानी को बरतते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब आपके काम की बात। मनी कंट्रोल प्रो के साथ असली वित्तीय आजादी का जश्न मनाएं। हर दिन सिर्फ ₹1 में प्रो से जुड़े और 15,000 रुपए तक का एक्सक्लूसिव बेनिफिट साथ में पाएं। कूपन कोड है फ्रीडम 365। आज ही सब्सक्राइब करें, शर्तें लागू। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।